मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के नवादा में एक जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए रियासत में अमन और अमान की खराबी के लिए नीतीश हुकूमत को कटहरे में किया खड़ा। कहा, जिस हुकूमत में जंगल राज वाली पार्टी हो वहां कायम नहीं हो सकता अमन। बीजेपी ने रामनवमी के मौके पर मगरबी बंगाल में होने वाले तशद्दुद को पहले से करार दिया मंसूबाबंद। मगरबी बंगाल के बीजेपी सदर सुकांता मजूमदार ने इसे बताया टीएमसी की सियासी साजिश। पुलिस के किरदार पर भी उठाए सवाल। भारत की सदारत में G20 प्रोग्रामों का सिलसिला जारी। गुजरात के गांधीनगर में एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग ग्लोबल वार्मिंग, मौसमियाती तब्दीली और तवानाई की हिफाजत से मुताल्लिक मसाइल पर मिलकर आगे बढ़ने पर हुई बातचीत। इसरो के नाम जुड़ गया कामयाबी का एक दीगर बाब। DRDO और फिजाइया के साथ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का कामयाब इनेकाद। माशी बहरान से मुतासिर श्रीलंका के लिए महंगाई के महाज पर राहत की खबर। महंगाई की शरह में मामूली कमी। मुल्क के मरकजी बैंक के मुताबिक साल के आखिर तक सिंगल डिजिट में आ जाएगी महंगाई की शरह। भारत के साबिक मायनाज क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का इंतकाल। कैंसर के मर्ज में मुब्तला दुर्रानी की जामनगर में 88 बरस की उम्र में हुई वफात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफसोस का किया इजहार। भारतीय क्रिकेट में उनके ताउन को बताया अहम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह ने नवादा के हिसुआ में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। बिहार हुकूमत पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस हुकूमत में जंगल राज वाली पार्टी हो वहां अमन नहीं आ सकता। मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। अमित शाह ने कहा कि बिहार की हुकूमत बुरे इरादों और बुरी पॉलिसियों की हुकूमत है। उनकी बदनुमानी की वजह से नवादा में बीजों की ब्लैक मार्केटिंग होती है। ये सरकार है बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। इनके भ्रष्टाचार के कारण नवादा में खाद नहीं मिलता है, बीज की कालाबाजारी होती है। नवादा वालों, चिंता मत करो, 24 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार अपने ही वजन से घिरने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के कमल की सरकार बनने वाली है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार में रामनवमी पर हुए तशद्दुद के बारे में बिहार के गवर्नर से बात की। वजीर दाखिला ने कुछ इलाकों में तशद्दुद के बारे में तफसीली जानकारी ली है। वजीर दाखिला ने गवर्नर से बातचीत में सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया। मरकज ने रियासत में सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए मरकजी पुलिस फोर्स भेजी है।
और मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने इल्जाम लगाया है कि बिहार का कानूनी निजाम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। नीतीश हुकूमत को घेरते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को तरक्की और जानो माल से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुजरिमों को तहफ्फुज मिल रहा है। बिहार की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। आप उठाकर देखिए, अगर मार्च महीने के आंकड़े को देखिएगा तो जहां 4 दर्जन के आसपास जहां रेप हो गया हो, जहां मौत और संदिग्ध मौत जहां 200 से अधिक हो गया हो, इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक घटना 1 महीने में हुई है। आप सोचिए कि वहां की कानून व्यवस्था क्या है। यहां महागठबंधन की सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार, यहां न विकास से उसको मतलब है, न विधि व्यवस्था से है, न बिहार वासियों के जान माल की रक्षा से है, किसी से नहीं। यह सरकार बिल्कुल नकारात्मक हो गई है। और बीजेपी बिहार में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को लेकर मुसलसल हमरावर है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इल्जाम लगाया कि नीतीश हुकूमत खुशामद की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने सासाराम और नालंदा में तशद्दुद के वाकयात के दौरान इंतजामिया की नाकामी का भी इल्जाम लगाया। सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? इसको तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जनता को तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। नालंदा जो आपका गृह जिला है, वह रामनवमी का जुलूस निकलना तय था। आपका आईबी क्या कर रहा था? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपकी सरकार क्या कर रही थी? हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया। पथराव के बाद माहौल कशीदा हो गया। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने रामनवमी पर तशद्दुद के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत पर हमला किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रामनवमी के दौरान बंगाल में तशद्दुद अफसोसनाक है। ममता दीदी सो रही हैं और एक तबके को तहफ्फुज दे रही हैं। बम फेंकना, पत्थर मारना और शोभा यात्रा रामनवमी की रुकवाना, आगजनी करना, हिंसा फैलाना, उपद्रव फैलाना, ये ममता बनर्जी जी की नाक के तले हुआ है। कानून व्यवस्था कैसे चरमराती है, इसका सबसे बड़ा रोल मॉडल ममता बनर्जी जी हैं। और मुख्यमंत्री पक्षपात कैसे करता है, हिंदू विरोधी कैसे होता है, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक वर्ग के साथ खड़े होकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया कैसे जाता है, ममता बनर्जी जी के बोलों से नजर आता है। सब कुछ होता देखकर आंखें बंद कर लेना, मूंद कर बैठ जाना, यह ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक मुख्यमंत्री होकर एक पक्ष तक ही सीमित हो जाना और हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाना, यह ममता बनर्जी में नजर आता है। ममता जी, थोड़ी सी तो ममता दिखाइए। कांग्रेस लीडर और साबिक एमपी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सावरकर की तौहीन करने पर महाराष्ट्र और मुल्क राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी ने सावरकर जी का जो अपमान किया है, ना देश उनको माफ करेगा और महाराष्ट्र तो कभी भी नहीं करेगा। राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं हो सकता। राहुल जी 10 जन्म लोगे तब भी सावरकर नहीं हो सकते। कैम्ब्रिज क्राइस एंड लंदन लाइज से बाहर राहुल गांधी को आ जाना चाहिए। राहुल जी, कितना भारत के लोकतंत्र को और कमजोर करने का प्रयास करोगे, कितना भारत को और बदनाम करने का प्रयास करोगे, कितने विदेशी धरती से विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर भारतीयों को और भारत को बदनाम करने का काम करोगे। वोट तो भारत के लोग ही देंगे, ये विदेश के लोग नहीं देंगे। मगरबी बंगाल में रामनवमी के दौरान तशद्दुद पर बीजेपी ने टीएमसी पर शदीद हमला किया। मगरबी बंगाल में बीजेपी के रियासती सदर सुकांता मजुमदार ने कहा कि ये तशद्दुद टीएमसी की सियासी साजिश है। आज हमने हावड़ा के उस उपद्रवी इलाकों में जाने की कोशिश किया जहां पे दंगा हुआ था रामनवमी में, विशेषतः रामनवमी के अगले वाले दिन, और पुलिस ने हमें रोका। हम कुछ लोगों के, कुछ विक्टिम के घर में गए, उनके परिवार से बात किया, लेकिन जो अपार्टमेंट था जहां पे रामनवमी के अगले वाले दिन हमला हुआ, उस दिन जो लोग आतंकित हुए उन लोगों से हम मिल नहीं पाए। पुलिस का बोलना था कि 144 लागू है, आप नहीं जा सकते। वही पुलिस राज्य के मंत्री अरूप राय उनको अलाउ कर रही है कि
उस इलाके में जाने के लिए। पूरी तरीके से पॉलिटिकल साजिश है और टीएमसी के द्वारा किया गया पॉलिटिकल साजिश है। इस साजिश के कारण यह हमला हुआ। बीजेपी ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर शदीद हमला किया है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की करप्शन की डिग्री मंजरेआम पर आ गई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की करप्शन की डिग्री पूरी तरीके से खुलकर सामने आ चुकी है। पहले से ही यह तय था कि किस प्रकार से सरकार की हर एक इकाई, जीओएम और कैबिनेट क्या निर्णय लेने वाले हैं, यह कैसे पता था? इसका मतलब कि पहले ही सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से डिस्कशन करके इस पूरे स्कैम को एक प्रकार से एक्टिवेट किया गया। यह इसका प्रमाण है, क्योंकि जीओएम और कैबिनेट में जो फैसला होगा वो चीफ मिनिस्टर अर्थात इस स्कैम के किंग पिन के मान्यता के बिना हो ही नहीं सकता। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने यह भी कहा कि अदालत के मुताबिक मनीष सिसोदिया आबकारी पॉलिसी के असल मेहमान हैं। कोर्ट कह रहा है कि प्रथम दृष्टया जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं उनकी समीक्षा करते हुए आज ये कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि इस भ्रष्टाचार नीति के मुख्य आर्किटेक्ट है, कर्ता धर्ता है, प्लानर है, एग्जीक्यूटर है। और ये कहते कट्टर ईमानदार है। ये करप्शन की डिग्री खुली है। और G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज सिलीगुड़ी में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुई। मीटिंग में 130 से जायद शुरा शिरकत कर रहे हैं, जिनमें G20 मेंबरान के नुमाइंदे, मदू ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों, सनती शराकतदारों, रियासती सियाहत और मकामी टूर ऑपरेटर्स के नुमाइंदे शामिल हैं। मंदुबीन को मगरबी बंगाल की सकाफत से मुतारिफ कराया जा रहा है। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। जी किशन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि इस साल हम विजिट इंडिया 2023 मना रहे हैं। ये एक अनोखा इज्तिमाई लम्हा है जो दुनिया को भारत की G20 सदारत के तारीखी साल में भारत को बेहतर तौर पर जाने की दावत देता है। In order to give a boost to the uniqueness of Indian tourism, this year we are observing Visit India year 2023. Visit India year 2023 is indeed a unique collective movement that invites the world to explore India in the historical era. We are observing grand celebrations of 75 years of India independence. India's 75 years of India independence, Azad का अमृत महोत्सव। जी किशन रेड्डी ने तरक्की के लिए सरकारी और निजी शराकतदारी की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का रूहानी दारुल हुकूमत है और भारत मुख्तलिफ मज़ाहिब के इत्तेहाद का मरकज भी है। मरकजी वजीर बराए सियाहत और सखाफत जी किशन रेड्डी ने मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में G20 के एक प्रोग्राम से खिताब किया। ये प्रोग्राम G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के दूसरे इजलास के मौके पर हुआ। अपने खिताब में मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क में सियाहत के लिए बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेमिसाल कुदरती विरसा है और दार्जिलिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। सिलीगुड़ी में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जारी दूसरी मीटिंग के तहत दार्जिलिंग में 3 रोज़ा हिमालयाई कार रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की G20 की सदारत के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की गांधीनगर में मीटिंग जारी है। 3 रोज़ा इजलास में G20 के रुकन ममालिक, खुसूसी मदू और बैनुल-अक़वामी तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले 100 से ज़ायद मंदूबीन शरीक हैं। इजलास में ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम पर एक सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। तवानाई की तब्दीली को फ़रोग़ देने के लिए काबिल तजदीद तवानाई की सप्लाई चीन पर भी एक प्रोग्राम शामिल है। इस 6 रोज़ा इजलास में तवानाई की तब्दीली से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत होगी।
भारत की G20 की सदारत के तई अवाम में जोशो खरोश है। विंग कमांडर गजानंद यादव ने मुनफरिद अंदाज में अपने जोशो जज्बे का मुजाहरा किया। उन्होंने G20 परचम के साथ 10,000 फीट आसमान पर अपना जोशो जज्बा दिखाया। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने दोबारा काबिल इस्तेमाल लॉन्च गाड़ी की खुदकार लैंडिंग मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। लॉन्च व्हीकल RLV-LEX का सुबह सवेरे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में टेस्ट रेंज पर तजुर्बा किया गया। टेस्ट के दौरान फिजाइया के चिनॉक हेलीकॉप्टर ने लॉन्च व्हीकल को 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक ले जाकर छोड़ दिया। वहां से लॉन्च गाड़ी ने 350 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाई पट्टी पर खुदकार लैंडिंग की। इस दौरान वो तमाम 10 मेयारात पर पूरा उतरी। इस कामयाब तजुर्बे के साथ ही भारत दोबारा काबिल इस्तेमाल लॉन्च व्हीकल बनाने के करीब पहुंच गया है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने टेस्ट से वाबस्ता साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। और आइए नाज़रीन अब नजर डालते हैं कोरोना इन्फेक्शन के ताज़ा अदद-ओ-शुमार पर। वजारत सेहत व बहबूद कुनबे के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 3,824 नए केसेस दर्ज हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,784 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.77% हो गई है। हफ्ते वाराना पॉजिटिव मामलों की शरह फिलहाल 2.24% रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही यौमिया पॉजिटिव मामलों की शरह 2.87% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 18,389 है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष गिरी ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में केसेस में इजाफा हुआ है, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग बहुत मुतासिर हुए हैं, जो कई तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। नंबर ऑफ केसेस भी वेरियस स्टेट्स में आ रहे हैं। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 1-2 दिन पहले 200 के करीब थे, अब वो 400 के करीब हो गए। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी कुछ केसेस आ रहे हैं। इवन यदि मोर्टेलिटी की बात करें तो पिछले 1-2 दिन में मोर्टेलिटी का रेट भी बढ़ गया है। यूजुअली वो लोग इससे प्रभावित हुए जिनकी एज ज़्यादा है। आमतौर पे जो केसेस का एनालिसिस करके एज फैक्टर देखते हैं तो एल्डरली लोग हैं। और मोर्टेलिटी जो 8 लोगों की रिपोर्टेड हुई है उसके अंदर तो सभी की एज भी 60 से ज़्यादा है और साथ में कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि किसी को किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, चेस्ट का डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस है या इम्यूनिटी के रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। मुल्क में वैक्सीनेशन के आदद-ओ-शुमार भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 220.66 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,799 से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। सेल ने माली साल 2022-23 में अब तक की बेहतरीन सालाना पैदावार हासिल की है। इस मुद्दत के दौरान कंपनी ने 194.09 लाख टन हॉट मेटल और 182.89 लाख टन करोड़ स्टील की पैदावार का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जो पिछले इजाफे के मुकाबले में 3.6% और 5.3% ज्यादा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सेल को इस हुसूलियाबी के लिए मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि इस शानदार हुसूलियाबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। सेल की ये पैदावार बताती है कि स्टील ही नहीं बल्कि हर शोबे में मुल्क आत्मनिर्भर की जानिब तेजी से कदम बढ़ा रहा है।
राजस्थान के चुरू में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। चुरू जिले में नेशनल हाईवे पर 52 पर ट्रक और पिकअप गाड़ी के दरमियान तसादुम में 5 अफराद की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस हादसे में 6 दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये लोग सालासर धाम का दौरा करने के बाद अपने गांव वापस जा रहे थे। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। माशी बहरान से नबरदासमा श्रीलंका को महंगाई की शरह में कुछ राहत मिली है। श्रीलंका की अफराते ज़र मार्च में 50.6% से कम होकर 50.3% पर आ गई है। ताहम महंगाई की इस शरह से श्रीलंका के लोग अब भी परेशान हैं। फोर्ड ग्रुप में साल ब साल अफराते ज़र 54.4% से कम होकर मार्च में 47.6% हो गई और नॉन फूड ग्रुप में अफराते ज़र फरवरी के 48.8% से बढ़कर 51.7% हो गई। अद्वियात, ईंधन और दीगर अशियाए ज़रूरिया की क़िल्लत के बाइस कीमतों में इजाफा हुआ है। मुल्क के मरकजी बैंक ने कहा कि साल के आखिर तक महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। और उधर पाकिस्तान में महंगाई ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के दायरा शुमारियात के सार्फिन प्राइस इंडेक्स में महंगाई मार्च में 35.37% तक पहुंच गई है। अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतें और तवानाई की आसमान छूती कीमतों ने वहां के अवाम के लिए काफ़ी परेशान कर रखा है। पाकिस्तान में बुनियादी अशिया की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता एक साल में आटे की कीमतों में 45% से ज़ायद इजाफा हुआ है, जबकि मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत है। आटा तकसीम करने वाले मराकिज पर हज़ारों अफराद के जमा होने और भगदड़ की वजह से अब तक कम अज़ कम 16 अफराद की हलाकत की खबर है। वहाँ हालात इस कदर ख़राब हैं कि पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला भी दरपेश है। IMF के $1.1 बिलियन के बेल आउट पैकेज पर जारी बातचीत का अब तक कोई मुस्बत नतीजा बरामद हुआ है। और रूस एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का सदर बन गया है। यूक्रेन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत के हवाले से गुज़श्ता चंद दिनों से रूस की मुसलसल मुखालफत करता रहा है। यूक्रेन की जानिब से तमाम रुकन ममालिक पर भी जोर दिया गया था कि वो रूस को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत से रोकें। काबिल ज़िक्र है कि कौंसिल के 15 अरकान में से हर एक बारी बारी 1 माह के लिए सदारत करता है। आखिरी बार रूस को सदारत की जिम्मेदारी फरवरी 2022 में मिली थी। यूक्रेन की शिकायत के बावजूद अमेरिका ने कहा कि वो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन रूस को अक़वाम मुत्तहिदा की सदारत संभालने से नहीं रोक सकता है। कौंसिल के दीगर मुस्तकिल अरकान में बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस और चीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर वासिली ने रूसी खबर रसा एजेंसी टॉस को बताया कि उन्होंने कई मुबाहिसों की निगरानी करने का मंसूबा तैयार किया है, जिनमें से एक हथियारों के कंट्रोल पर भी ख़ास तौर पर मरकूज़ है। उन्होंने कहा कि वो एक नए आलमी निज़ाम पर बहस करेंगे। भारतीय क्रिकेट की दुनिया के लिए इतवार एक अंदोहनाक खबर लेकर आया है। साबिक़ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुर्रानी 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कैंसर से मुतासिर थे। सलीम ने गुजरात के जामनगर में आखिरी सांस ली। वो पहले क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें ये एजाज़ 1960 में मिला। सलीम दुर्रानी ने भारत के लिए 29 टेस्ट खेले, 1 सेंचुरी और 7 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 1202 रन बनाए, 75 विकेटें भी हासिल की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुर्रानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार करते हुए कहा कि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भारत को बुलंदी पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि सलीम दुर्रानी जी क्रिकेट के लीजेंड थे, अपने आप में एक इदारा थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भारत को बुलंदी पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। मैदान पर और मैदान के बाहर वो अपने अंदाज के लिए जाने जाते थे। मैं उनकी मौत से गमज़दा हूँ। उनके अहले खाना और दोस्तों के तई ताज़ियत, उनकी रूह को सुकून मिले। एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सलीम दुर्रानी जी का गुजरात से बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक़ है। वो चंद साल सौराष्ट्र और गुजरात के लिए खेले। उन्होंने गुजरात को भी अपना मस्कन बनाया। मुझे उनके साथ बातचीत का मौका मिला और मैं उनकी हमजहती शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी।
मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सलीम दुर्रानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए ट्वीट किया है। भारत में क्रिकेटर्स की नस्लों के लिए एक हकीकी तहरीक सलीम दुर्रानी जी के इंतकाल के बारे में मैं सुनकर दुखी हुआ। मैदान में उनकी काबिलियत और महारत हमें मुतासिर करती रहेगी। उनके ख़ानदान और दोस्तों से मेरी दिली ताज़ियत। मायनाज व तजुर्बाकार क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुर्रानी के अहले खाना में गम की लहर है। सलीम दुर्रानी के साथ गुज़रे लम्हात को याद करके अहले खाना जज्बाती हो गए। नॉर्मली एज के हिसाब से जो वो चीज़ें होती है, बीमारी शिमारी ये वो, तो इस हिसाब से सब चलता रहा। फिर अभी 3 महीने पहले वो गिर गए थे घर में। बाद में गिरने के बाद हमने उनको ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल में लेके गए। ठीक है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, सब ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा अभी ओके, 3 महीने का बेड रेस्ट है, 3 महीने के बाद हम उनको फिर से चलाएंगे और एवरीथिंग वाज ओके। कल रात को अराउंड 8 o'clock उनकी सांस फूलने लगी, तो हमने डॉक्टर को, एक फ्रेंड है उसको बुलाया, तो उसने चेक किया, बीपी लो था थोड़ा। और अब खेल की खबरों पर बात करते हैं। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाने हैं। दिन के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जारी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए हैं। इस तरह इस मुकाबले को जीतने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद को 204 रन दरकार हैं। ताज़ा खबर मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। अदद-ओ-शुमार की बात करें तो आईपीएल में हैदराबाद और राजस्थान के दरमियान अब तक कुल 16 मैच खेले जा चुके हैं। इन 16 मैचों में सनराइजर्स ने 8 और राजस्थान ने भी 8 मैच जीते हैं। दूसरी जानिब आज दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच बहुत दिलचस्प होने वाला है और इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, फॉफ डुप्लेसी और कैमरून ग्रीन समेत कई मजबूत खिलाड़ी नजर आएंगे। पिछले साल आरसीबी की टीम प्ले ऑफ में पहुंची थी और इस बार वो टाइटल के कहद को खत्म करना चाहेगी। इसके साथ ही 5 बार की चैंपियन मुंबई के लिए 2022 का सीजन अच्छा नहीं रहा। टीम आखिरी नंबर पर रही। इस बार टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाना चाहेगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।